हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं शीना आपके साथ जो है जायब का फोर्थ पेपर स्टार्ट करूंगी, डिस्कस करूंगी, जो कि है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो बेसिकली आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट है, ये जायब का पेपर 4 है, जिसकी आज हम ओरिएंटेशन करेंगे। साथ ही साथ इसका पूरा सिलेबस मैं डिकोड करूंगी। और ओरिएंटेशन से पहले तो मैं आपको बता दूं ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कभी भी आप कोई भी नया कोर्स ज्वाइन करते हैं या कभी भी कोई बच्चा नई क्लास में जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक ओरिएंटेशन क्लास जो है वो हेल्ड की जाती है, यानी कराई जाती है, जिसमें उसको बताया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसको कौन सा टीचर पढ़ाएगा, या पूरे साल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो क्या क्या टॉपिक्स कवर करेगा, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा आज मैं आपके साथ सिलेबस डिकोड भी करूंगी आरबीडब्ल्यूएम का। तो आरबीडब्ल्यूएम बेसिकली है क्या, 2 सब्जेक्ट से मिलके बना है। एक है आपका रिटेल बैंकिंग और एक है आपका वेल्थ मैनेजमेंट। तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हम पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो है एक स्लाइड आ गई है जिसमें लिखा है ओरिएंटेशन एंड सिलेबस डिकोडिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि आज हम पूरा का पूरा इसका सिलेबस डिकोड करेंगे। इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस मॉड्यूल्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और आगे हम केस स्टडी भी करेंगे। देखिए, आज मैं आपको एक छोटे फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में सारा का सारा क्लियर करूंगी कि एक्चुअली इसके अंदर कहाँ कहाँ पर हम केस स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी देखिए, पढ़ते तो हम बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कौन से क्वेश्चंस या कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस को आप अपनी इंटेलेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड में आते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए, सबसे पहला मॉड्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितने मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पर 4 मॉड्यूल हैं आपके। ठीक है, पेपर नंबर 4 आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल क्या है आपका, रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के बारे में हम जो है पूरा इलेबोरेट करेंगे आपको कि क्या होती है रिटेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट क्यों लाया गया। ठीक है, और रिटेल बैंकिंग में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, बैंक कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आता है रिटेल बैंकिंग के लिए, रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, रिकवरी यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि लोन्स की रिकवरी कैसे की जाती है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स को कैसे वो जो है मार्केटिंग की जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट मॉड्यूल जो है तीसरा मॉड्यूल क्या आएगा, सपोर्ट सर्विसेज। यानी रिटेल बैंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या सपोर्ट सर्विसेज है, मार्केटिंग कैसे की जाती है बैंकिंग की सर्विसेज की, यानी बैंक जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है उसकी सर्विसेज, उनको जो है बेसिकली कैसे जो है मार्केट में लाया जाता है, उनको कैसे मार्केट में एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, अगला और जो फोर्थ जो लास्ट आपका मॉड्यूल रहेगा वो है आपका वेल्थ मैनेजमेंट। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये 2 टॉपिक्स से मिलकर बना है, एक रिटेल बैंकिंग और एक वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, रिटेल बैंकिंग जो है, रिटेल बैंकिंग से जो है इसमें आपके 3 मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे। रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड आपके 3 मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे। एक तो इंट्रोडक्शन रिटेल बैंकिंग का, ठीक है, उसके बाद रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और रिकवरी, उसके बाद सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ये 3 प्रोडक्ट्स, ये 3 जो मॉड्यूल्स हैं, ये आपका 60% जो है आपका पोर्शन इससे आएगा। ठीक है, अगला जो है वो है आपका वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट जो है अकेला ऐसा टॉपिक है, देखिए अकेला ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें जो है 60% वेटेज जो है इन 3 मॉड्यूल से रहेगी, और 40% जो वेटेज है वो आपकी सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट से रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है आरबीडब्ल्यूएम, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसमें आप कम से कम 100 में से 60 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा जब हम आप आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके किसी भी जायब के जो 4 पेपर हैं उसमें आप कोई सा भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपके 100 ही मार्क्स के होंगे। इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया उसका क्या है कि आपको मिनिमम 50% स्कोर करना ही करना है, 50% आपको स्कोर करना है, यानी 50 मार्क्स आपके आने चाहिए। अब ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितना टाइमिंग मिलेगा वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 2 आवर्स मिलेंगे। कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि इसमें किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट को काफ़ी इलेबोरेट, वेल्थ मैनेजमेंट देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी वेल्थ को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है ना, आप बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपने इसको, अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो जब आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद जो है आपको लगेगा कि मैंने कमाया तो बहुत लेकिन मैंने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया, तो लास्ट में आपके पास फंड्स की क्या रहेगी? हमेशा कमी रहेगी। तो यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आपको सारा क्लियर किया जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए अगली स्लाइड में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मॉड्यूल ए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था रिटेल बैंकिंग। अब सबसे पहला टॉपिक इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या होती है? देखिए मैं फटाफट से आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। रिटेल बैंकिंग क्या है? जब भी बैंक किसी इंडिविजुअल को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिटेल बैंकिंग कहते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या नाम है मैम, रिटेल बैंकिंग जो है ये तो बहुत पहले से चलती आ रही होगी। ऐसा नहीं है। देखिए बहुत टाइम पहले क्या था, रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट क्यों आया? देखिए बहुत समय की पहले अगर हम बात करें 1991 से पहले क्या होता था कि जो बैंक की जो सर्विसेज है, बैंक जो है वो जो लोन प्रोवाइड करता था वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है छोटे छोटे जो है इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या था कि बैंक का जो एक्सपेंशन था, बैंक जो है वो जगह जगह पर बैंक की सर्विसेज नहीं थी, यानी लोन जो है सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता था? सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स या बिजनेसमैन को। तो लोग क्या करते थे, जो छोटे छोटे जो इंडिविजुअल लेवल पर जिनको लोन चाहिए, किसी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटी को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, या शादी करनी है, या कोई और बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई छोटा मोटा काम शुरू करना है, तो उसके लिए वो क्या करते थे? जैसे कि आपने सुना होगा गाँव में क्या होते थे? साहूकार होते थे। ठीक है, तो उनके पास वो क्या करते थे? पैसा लोन लेने जाते थे। क्या लेते थे? पैसा उनसे लेते थे, और उसके बदले में वो क्या देते थे? उनको कोई अपनी ज़मीन के कागज़ दे दिए, खेत के कागज़ दे दिए, या अपनी ज्वेलरी रखवा दी वहाँ पर। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि उन्हें उसके ऊपर ब्याज देना होता था, और जो ब्याज का जो रेट होता था, यानी जो इंटरेस्ट रेट होता था, वो इतना ज़्यादा होता था कि वो जीवन भर भी अगर अपना जो है उसके ऊपर उसकी किश्तें भरते थे तो भी उनका लोन नहीं उतर पाता था। तो आखिर में क्या होता था, जितना जो भी उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे जो सामान रखा होता था, चाहे वो ज्वेलरी हो या खेत के कागज़ हो, वो सारे के सारे वो क्या हो जाते थे? जब्त कर लेता था, यानी वो अपनी टेकिंग में ले लेता था उसको। ठीक है, तो पहले ये चलता था, जिसकी वजह से जो है यही लूटपाट बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो 1991 में 1991 में क्या हुआ कि एक पॉलिसी आई एलपीजी। ठीक है, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। तो इसमें क्या किया गया कि बैंक्स ने अपनी रेंज को बढ़ाया और इंडिविजुअल के ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया। तो यानी इंडिविजुअल को जो है बैंक ने लोन देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर क्या है, जिससे छोटी छोटी ज़रूरतें बैंक से जो है लोन लेकर लोग अपनी पूरी करने लगे, चाहे वो होम लोन हो गया या एजुकेशन लोन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई 1991 में, जब लिबरलाइजेशन आया, तो उस समय पे बैंक ने अपने आप को एक्सपैंड किया और बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को क्या किया गया? मार्केट में इंडिविजुअल लेवल पर लॉन्च किया गया। तो वही जो है बेसिकली आपकी क्या है? रिटेल बैंकिंग। यानी जब बैंक अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी बैंकिंग सर्विसेज को, बैंक प्रोडक्ट्स को क्या करता है? इंडिविजुअल लेवल पर लेकर आता है, इंडिविजुअल्स के लिए लेकर आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिटेल बैंकिंग कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं।
तो पहला तो हम यहाँ पर रिटेल बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इसके क्या क्या, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। ठीक है, जब भी बैंक के अब आप सोचेंगे बैंक के क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चलिए वो भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशंस। बैंकिंग ऑपरेशंस में रिटेल बैंकिंग का क्या रोल है, इसने क्या रोल अप्लाई किया है, वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेस में मैं आपको बहुत इसके बारे में एक एक टॉपिक करके हम काफ़ी इलेबोरेट फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। अगला आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग। यानी रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। HNI कस्टमर्स क्या होते हैं? HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है ना, जिसकी एक क्या होती है, जिसकी नेटवर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, वही क्या होती है आपकी, वो कौन होते हैं आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या नाम है, इसके लिए बैंक क्या करती है, बैंक के क्या कंसेप्ट्स हैं इसके लिए, कि इनके हिसाब से कई बार बैंक जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। यानी अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है, इनके अकॉर्डिंग, इनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है। ठीक है, खैर ये भी हम आगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, रिटेल बैंकिंग में और होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंक्शन है इसके बीच में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि रिटेल और होलसेल के बारे में आप जानते हैं, रिटेल मतलब एक एक करके, ठीक है ना, होलसेल मतलब एक साथ पूरे लॉट में, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करती हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत पहले टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोन जो है वो बैंक जो है किसी इंडिविजुअल को नहीं देती थी 1991। उसके बाद जब रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट आया, तब इंडिविजुअल्स के लिए लोन और बैंकिंग सर्विसेज को क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। तो क्या था कि मान लीजिए हमने एक वो ले लिया कि कैलकाटा में कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए मुंबई में कोई एक पर्सन है जिसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, जिसको लोन चाहिए 2 लाख रुपए का। ठीक है, लोन चाहिए 2 लाख रुपए का। ठीक है, उसको अपना बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना है, जिसके लिए उसको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। और यहाँ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में कोई बिजनेसमैन है जिसके पास सरप्लस पैसा है, तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इस पैसे को क्या कर सकता हूं भाई, मैं इसको कहीं ना कहीं कहीं पे लगा देता हूं या बैंक में जमा करा देता हूं। ठीक है, उसके पास क्या है, 4 लाख रुपए का क्या है, सरप्लस पड़ा है, तो उसने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो पर्सन ए है इसको पैसे की ज़रूरत है, और ये जो बी पर्सन है इसके पास सरप्लस है, ये दिल्ली में है। दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक को पैसे की जरूरत है और एक के पास पैसा सरप्लस में पड़ा है, तो क्या वो इसको लोन देगा? नहीं देगा। किस बिना पे दे सकता है? वो लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई गारंटर नहीं है। और ये जो आपका, अगर मैं जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो ब्रांचेस को क्या किया गया है, CBS जो हो गई हैं, ठीक है ना, जो ब्रांचेस क्या कर दी गई हैं, CBS कर दी गई हैं, तो बहुत ही इजीली आप कहीं से बैठकर कहीं पर भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कहीं से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, CBS ब्रांचेस होने की वजह से। खैर यहाँ पर अभी बीच में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी मीडियोकर नहीं है। ठीक है, कोई गारंटर नहीं है। तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए बैंक है, ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, इसको पैसे की ज़रूरत है, और इसने क्या किया, इसके पास जो सरप्लस पैसा है वो इसने जाकर कहाँ कर दिया, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब बैंक जो है एज अ गारंटर एक्ट करता है, और बैंक ने इसको 2 लाख रुपए का लोन दे दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसने पैसा जब जमा किया तो इसको मान लीजिए 4% के इंटरेस्ट पे बैंक ने क्या दिया, डिपॉजिट पे इसको इंटरेस्ट दे दिया कि हम आपका पैसा जो है अपने पास रखेंगे, आपको हम इसके ऊपर 4% क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, लेकिन बैंक जब किसी को लोन देता है तो क्या वो 4% पे देगा? नहीं, मान लीजिए 12% पे बैंक ने क्या किया, बैंक ने इस ए पर्सन को क्या दिया, लोन दे दिया।
तो अब आप देखिए यहाँ पर बैंक ने इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 4%, ठीक है। और यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे जो है लोन उससे ले रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, 12%। तो ये जो बीच का 8% है, ये क्या है, ये बैंक का प्रॉफिट ही तो है, ठीक है। अब इससे अलग पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो है ये भी ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी का एक छोटा सा उदाहरण है आप सबके लिए, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे बैंक क्या करता है, दूसरे बैंकों को क्या करता है, लोन देता है। मान लीजिए किसी बैंक को लोन की जरूरत है, किसी बैंक को अपने के पास फंड्स कम पड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे बैंक से क्या कर सकता है, आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत वो क्या करता है, दूसरे बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन जो उसके ऊपर भी जो वो इंटरेस्ट लेता है वो उसका क्या होगा, वो बैंक का प्रॉफिट होता है, राइट। तो ये ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, इसको और ज्यादा हम जो है एक्सपेंशन में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकंड मॉड्यूल पे, जो कि क्या है आपका रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिटेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बैंक में रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं रिटेल बैंकिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। यानी वो एक तरीके से हमारी बैंकिंग हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या है, एक बैकबोन की तरह काम करती है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो है हम इसके बारे में और अच्छे से और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बैंक लॉन्च करता है, उसको लॉन्च करने के लिए क्या क्या वो मार्केटिंग करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसकी रिकवरी कैसे की जाती है, रिकवरी किसकी, लोन की। जैसे लोन कोई भी पैसा है वो एनपीए हो गया, ठीक है, बैंक ने कोई लोन दिया वो एनपीए हो गया, तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, किस एक्ट के तहत किया जाता है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए उसको जानने के बाद बैंक क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, डिजाइन करता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। मान लीजिए एक कोई कस्टमर है, उसको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, लेकिन उसको क्या नाम है 15 साल के लिए नहीं चाहिए, उसको 5 ही साल के लिए, तो उसके हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया जाएगा। तो ये सब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को जानने के बाद ही किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले क्या होता है। मान लीजिए कहीं पर भी कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई XYZ प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या किया जाता है, मार्केट में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या उनको चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्या करा जाता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। ऐसे ही बैंक में क्या होता है, कोई भी एक्सपर्टीज की जो है एक क्या होती है, एक सेटिंग बनाई जाती है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है बैंक के द्वारा, किसके लिए, मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए। और उसको क्या किया जाता है, एक सैंपल के तौर पे मार्केट में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे उसके बारे में फीडबैक पता चले। अगर उसके ऊपर फीडबैक आता है तो उसको और ज़्यादा क्या करा जाता है, मार्केट में लेकर आया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोर आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि क्या नाम है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी सिबिल इतनी है, मेरा सिबिल स्कोर इतना है, मेरा क्रेडिट स्कोर इतना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, कभी भी कोई बैंक किसी को भी लोन देने जाता है तो क्या ऐसे ही लोन दे देता है, नहीं। वो सबसे पहले क्या करता है, उसका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, यानी वो देखता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। वो ये चेक करता है कि इसने क्या इससे पहले भी किसी बैंक से लोन लिया है, और अगर लोन लिया है तो इसका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, यानी इसने जो पैसा पे किया है, इसने ईएमआई अपनी प्रॉपर टाइम पे पे की है कि नहीं, या जो इसने पहला लोन लिया है उसको पूरी तरीके से चुकाया है, या उसको अभी अगर वो चल रहा है वो लोन तो उसको प्रॉपर चुका रहा है या नहीं। तो इसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, एक आती है आपकी सिबिल स्कोर, ठीक है ना। तो सिबिल स्कोर को क्या किया जाता है, देखा जाता है, जो कि आपका क्रेडिट स्कोर भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि मार्केट में यानी बैंकिंग उसमें आपकी जो है वो क्या होती है, आपका स्कोर क्या चल रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें
0 to 300 अगर आपका सिबिल है तो वो बहुत ही बुरा माना जाता है, ठीक है। और अगर 750 से लेकर 900 के बीच में आपका सिबिल स्कोर है तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। 900 तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको लोन इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर ये भी हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, CIC क्या है। जैसे हमारी कंट्री में 4 CIC हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम सारा का सारा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिटेल, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ गया फोर्थ, इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटीज प्रोडक्ट्स। लाइबिलिटीज पहले तो बहुत ही इजीली, बहुत से ऐसे बच्चे इसमें होंगे जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर बात कर रहे थे एसेट्स, एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, ठीक है। बैंक की एसेट्स क्या है और बैंक की लाइबिलिटीज क्या है, जो अगले 2 टॉपिक्स है ना वो यही है। तो आपको बताना है कि बैंक की एसेट्स क्या है। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बैंक की एसेट्स क्या होती हैं। एसेट क्या होती है? पूंजी होती है। एसेट्स आपकी क्या होती है? आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बैंक के लिए एसेट्स क्या है? देखिए, ऐसी कोई चीज जो कि आपकी अपनी है और आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है ना। बैंक के लिए उसकी एसेट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बैंक के लिए जो उसकी एसेट्स हैं वो क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली आपको वापस मिल ही जाएंगी। यानी जो पैसा बैंक लोन के तौर पे किसी इंडिविजुअल को या किसी कॉरपोरेट लेवल पर देता है, वो पैसा बैंक को कभी ना कभी वापस मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग EMI पे करते हैं तो वो पैसा क्या होता है? बैंक के पास वापस जाता है ना। तो वो क्या है? आपका लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो बैंक की किस बैंक की जो है बैलेंस शीट में किस साइड पे दिखाया जाएगा? एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स बैंक की जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एसेट्स में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो किसी में होती है तो वो किस में होती है? आपकी लोन्स एंड एडवांसेस पे। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज बना है लाइबल वर्ड से, यानी जिसको आप, जिसके लिए आप लाइबल हैं, जो आपको कभी ना कभी वापस करना ही पड़ेगा। तो बैंक की लाइबिलिटी क्या होंगी? जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जो कोई इंडिविजुअल डिपॉजिट करता है बैंक में, किस फॉर्म में? जैसे कि देखिए, बैंक में जो डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, जो बैंक की जो डिपॉजिट्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं? 2 तरीके से बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, भाई हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो किस तरीके से? 2 फॉर्म में, या तो कासा, ठीक है, और दूसरा क्या है? राफा, ठीक है। आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है। कासा मींस करंट अकाउंट, सॉरी, कासा में CA क्या है? करंट अकाउंट, और S है क्या है? सेविंग अकाउंट, ठीक है। राफा क्या है? इट इज रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? कासा और राफा, जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? या तो कासा या राफा के फॉर्म में, ठीक है। अब ये पैसा जब हम डिपॉजिट करते हैं तो क्या बैंक को हमें इसे वापस कर, बैंक के पास ही रहता है? नहीं, जब हमें रिक्वायरमेंट है तो हम इस पैसे को क्या कर सकते हैं? विदड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से हम कभी भी इसमें से विदड्रॉ कर सकते हैं। और रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट में से हम कैसे इसमें से निकाल सकते हैं? जब वो टर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो पैसा हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बैंक इसके लिए लायबल है, ये बैंक को ये पैसा हमें कभी ना कभी वापस करना ही पड़ेगा। तो ये बैंक की जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में आपका क्या करता है? शो किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम वापस से अपनी उस पर आ जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा था इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटीज प्रोडक्ट्स। ऐसे ही और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक की लाइबिलिटीज में, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक की लाइबिलिटीज साइड में दिखाए जाते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी हमने डिस्कस किया एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। रिटेल एसेट्स कौन कौन से होते हैं बैंक के, ठीक है ना। लोन्स एंड एडवांसेस, कार लोन हो गया आपका, और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोन दिए जाते हैं बैंक के द्वारा,
ठीक है, और उसका रीपेमेंट किस तरीके से होगा, ईएमआई किस तरीके से भरी जाएगी, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है उसके ऊपर, जो हमको जो इंटरेस्ट है उसका जो मार्जिन है वो, क्वांटम ऑफ लोन, ठीक है, और कौन सा कस्टमर जो है वो कौन से लोन के लिए जो है एलिजिबल है, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रोडक्ट आ गया आपका क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। हम सभी यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, ठीक है। अब इनके फीचर्स हम पढ़ेंगे क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में। और देखिए मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो है केस स्टडी भी आती है, तो केस स्टडी भी जो है आप उसके लिए परेशान मत होइए, जैसे जैसे हमारा टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे जो है हम इससे रिलेटेड केस स्टडी करते जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए, आपको क्या नाम है उसमें से क्वेश्चंस बहुत आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिट। रेमिट मतलब इधर से उधर, ठीक है ना, और बैंकिंग में क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से संबंधित है ना। तो रेमिटेंस मींस पैसे का इधर से उधर क्या है, लेन देन। ठीक है, देखिए रेमिटेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रेमिटेंस ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या नाम है, अगर हमको पैसा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले क्या होता था, कहीं से आपको पैसा भेजना, तो या तो आप पहले किस चीज का यूज करते थे, पहले हम किस चीज का यूज करते थे, पहले देखिए सबसे पहले आता था डिमांड ड्राफ्ट, पहले क्या आते थे, डीडीज, चेक्स, ठीक है ना। अब जब से ब्रांचेस सीबीएस हो गई हैं, जैसे कि क्या नाम है, पहले हम डीडीज का यूज करते थे, फिर हम चेक्स का यूज करते थे, है ना। अब क्या हो गया, सीबीएस हो चुकी है ब्रांचेस, सीबीएस चेक्स भी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एक और ये अगर हम बात करें आपका नेफ्ट आया, देखो एनईएफटी, ठीक है ना, आपको पैसा ट्रांसफर करना होता था तो आप क्या करते थे, एनईएफटी करते थे, ठीक है, या फिर आप क्या यूज करते थे, आरटीजीएस, ठीक है। अब ये एनईएफटी और इसमें भी कुछ कंडीशंस थी कि एनईएफटी में आपको इतना अमाउंट जो है आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आरटीजीएस में इतना अमाउंट से ये नहीं कर सकते, ठीक है, एनईएफटी का पर्टिकुलर टाइमिंग है, ठीक है। इसके बाद जो है एनपीसीआई ने क्या किया, और ज़्यादा इजी करने के लिए क्या लॉन्च किए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जैसे कि आपका आईएमपीएस, जिससे आप किसी के भी अकाउंट में कहीं पर भी किसी भी शहर में आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इस पैसे को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। और इसके लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करता है, चार्ज करता है, मिनिमम अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको आज के टाइम में कैश लेके जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्या हुआ, भीम हो गया आपका, यूपीआई हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जो है हम रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ओके, नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिजिटलाइजेशन, यानी किसी भी चीज़ का डिजिटलाइजेशन, आपको पता है कि वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को कैसे डिजिटलाइज किया गया, ठीक है ना, यानी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को क्या किया गया, डिजिटल वे में जो है रिप्रेजेंट किए जाने लगा। नेक्स्ट ये भी हम इसके बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ एआई। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर जैसे कि एक बात करते हैं कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा है, क्या नाम है, एक एआई ट्रैकिंग होती है, क्या होता है, एआई ट्रैकिंग होती है। और यहाँ पर मैं पहले आपको पूरा बता देती हूँ, रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई का क्या रोल होता है आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो एआई क्या करता है, एक रिपोर्ट बना लेता है, ठीक है। एआई रिपोर्ट, एक एआई ट्रैकिंग होती है, उससे एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे कि अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप उसको ओपन करके देखें, एक्सपैंड उसकी रिपोर्ट खोल के देखेंगे, तो वो आपको जो आपने जहाँ जहाँ पे खर्चा किया है अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो आपको यहाँ पर क्या कर देता है, एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि आपने ग्रोसरी पे इतना खर्चा किया है, आपने क्लोथिंग पे इतना खर्चा किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना खर्चा किया है, इतने % आपका खर्चा इस महीने में आपका इस पे होता है, इतने महीने मतलब एक पर्टिकुलर मंथ की आपको रिपोर्ट दे देगा कि आपने इस मंथ में इस ग्रोसरी पे इतना खर्चा किया है,
आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना खर्चा किया है, तो वो आपको एक बता देगा, एक फेयर आइडिया दे देगा कि आपका किस किस चीज़ पे खर्चा होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है बेसिकली हम रिटेल बैंकिंग में जो है एआई का क्या रोल है, और जैसे कि लोन्स के केस में आता है तो वो बता देंगे कि क्या नाम है आपका जो है रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, मतलब वो एक पूरा आपको पूरा क्या बना के दे सकते हैं, एक पूरी रिपोर्ट, राइट। नेक्स्ट आ गया रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। रिकवरी कब की जाती है रिटेल लोन्स की, बताइए। जब कोई उसको पे करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है ना, उसका अगर पेमेंट नहीं आ रहा है, यानी अगर कोई भी लोन एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, जब एनपीए हो जाता है लोन, तो उस केस में कैसे रिकवर किया जाता है और कैसे किया जाएगा, देखिए बताइए। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, डीआरटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और किस एक्ट के तहत जो है बैंक लोन को रिकवर करती है, वो है आपका सरफेजी एक्ट, ठीक है। तो सरफेजी एक्ट के बारे में, एनपीए के बारे में, और बेसिकली हम यहाँ पर और भी बहुत सी बैंक की टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई और प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बैंक के बारे में पढ़ेंगे, और सरफेजी एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिकवर अ रिटेल लोन, ठीक है। चलिए, अगला और लास्ट इस मॉड्यूल का जो प्रोडक्ट है वो है आपका सेकंड लास्ट जो है वो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के बारे में भी, मतलब किस तरीके से सिक्योरिटाइज किया जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे, और एमआईएस, ठीक है। तो ये सारे के सारे, इनके बारे में हम बहुत डिटेल जो है पढ़ने वाले हैं आने वाली सारी क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ओके, अगला मॉड्यूल आता है आपका मॉड्यूल सी, सॉरी, ठीक है, मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। अब मार्केटिंग नाम हमें पता है कि क्या नाम है, उसको किस तरीके से जो है आप अपने बैंक को या अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है, किस तरीके से जो है उसको मार्केट में लेकर आता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे क्या कर सके, जुड़ सके, बैंक से और ज़्यादा जुड़ सके, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिलीवरी चैनल, ठीक है। डिलीवरी चैनल यानी बेसिकली क्या क्या डिलीवरी चैनल है बैंक रिटेल बैंकिंग के, जैसे कि ब्रांचेस हो गई, ठीक है। डिलीवरी चैनल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप जो है कोई भी पर्सन जो है जिसका अकाउंट बैंक में है, वो बैंक में गया, वहां पर आप बैंक्स के थ्रू आपको उन्होंने बताया कि आज सर हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोडक्ट को आप लेंगे तो आपको इतने % इंटरेस्ट मिलेगा। वहां पर क्या की जाती है, किसी एक नए प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया जाता है बैंक के द्वारा, तो वो वहां क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं वर्बली, ठीक है। अब दूसरी क्या होती है, देखिए इसके अलावा जैसे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी होती है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होती है, और बताइए, मतलब इन्हीं के थ्रू जो है क्या किया जाता है, बैंक के प्रोडक्ट्स को, एटीएम के थ्रू होता है, नए नए प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उनके बारे में मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिलीवरी मॉडल। क्या मॉडल आप अपना रहे हैं बैंक के प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सीआरएम जिसको हम कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या रोल है, हर चीज में होता है सीआरएम का रोल, ठीक है। मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है जिसके थ्रू वो क्या चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। जैसे आप कहीं गए, तो आपने किसी बैंक में आप गए, आपने कहा कि भाई मुझे तो इतने का लोन चाहिए, इतने उसमें मैं टाइम में पे करूंगा, और मैं इतने इंटरेस्ट से ऊपर नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपका अगर आप एचएनआई कस्टमर में आते हो तो आपके हिसाब से वो रेट्स में क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, अब बैंकों के लिए ये रूल डीरेगुलेट कर दिया है। पहले आरबीआई कंट्रोल करती थी सारे इंटरेस्ट रेट्स को, ठीक है, लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने कहा है आप अपना अपना इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो एचएनआई कस्टमर्स के लिए, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। खैर यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, बैंक के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और यहाँ पर इसका रोल क्या है सीआरएम का आपका रिटेल बैंकिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे। सर्विस स्टैंडर्ड्स, देखिए बहुत ही रेयर केस में ऐसे होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन का किसी बैंक में खाता है और वो वहां से उसको बंद करके किसी और बैंक में जाता है, ठीक है ना।
बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ये कब होता है? जब कस्टमर को वहां से सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल रहे होते। ये कब होता है? कि जब बैंक को किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वहां से सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल रही है, तब कोई इंडिविजुअल जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ मूव करता है। तो सर्विस स्टैंडर्ड्स का क्या रोल है आपका रिटेल बैंकिंग में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हमने MIS देखा था लास्ट वाले में, तो यहाँ पर भी क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे कि क्या नाम है, रिटेल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं। ओके, चलिए अगला जो पॉइंट आ गया हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देख लिया। अब आता है, ये हमारे तीनों मॉड्यूल हो गए आपके किससे रिलेटेड? रिटेल बैंकिंग से। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, जो मैंने बताया था, जिसका वेटेज जो है इस पेपर में सबसे ज्यादा है। एक टॉपिक है लेकिन वेटेज इसका कितना है? 40%, जो कि आपका क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ देखिए, नाम से पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी चीज को अगर आपको समझना है तो उसका नाम पहले आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी वेल्थ मैनेज करते हैं, आप अपनी क्या नाम है पूंजी को मैनेज करते हैं, आपने क्या नाम है पैसे को मैनेज करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई देगी ग्रोथ की। देखिए, पेड़ पहले छोटा था, ठीक है, पौधा था, फिर उससे धीरे धीरे करके ये बड़ा होता गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी क्या दिखाई दे रही है? ग्रोथ दिखाई दे रही है। हम ग्रोथ का देखिए ग्राफ यहाँ से दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वेल्थ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, मान लीजिए आपने जीवन भर खूब पैसा कमाया। ठीक है, खूब पैसा कमाया, खूब खर्चा किया। ठीक है, और लास्ट में जब आप रिटायरमेंट का टाइम आपका आया, तो आपने देखा कि आपके पास तो फंड्स बहुत कम है, इससे लाइफ तो आगे नहीं चल पाएगी। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। तो ऐसा कब होता है? जब हम समय रहते अपनी वेल्थ को प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंडर हम पढ़ेंगे। इसके टॉपिक्स तो हम बाद में कवर करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी। ठीक है, देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली। अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी वेल्थ, हम लोग क्या नाम है, अगर छोटे लेवल पर भी पैसा बचाते हैं तो उसमें भी हम 3 चीज़ें मैनेज करते हैं। 3 चीज़ों को हमारे को बेसिकली मैनेज करना ही करना है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? रिस्क मैनेजमेंट। अभी मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी, रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा क्या होता है आपकी? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को अपनी वेल्थ को मैनेज करना है, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट उसको मैनेज करनी है। सबसे पहले क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंसेस को आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक ओवरव्यू आता है किसका? फाइनेंशियल प्लानिंग का। इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इसमें मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानेंगे, डेप्ट मार्केट के बारे में जानेंगे, और इनका रेगुलेटर कौन है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स कौन है। ठीक है, फिर इनके इंस्ट्रक्टर्स कौन है, इंटरमीडियरीज कौन है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल के। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे किसके बारे में? फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है सॉरी, इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रॉपर काउंसलिंग कैसे होती है जिससे हम हमारा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी क्या हो? अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है? ठीक है, देखिए क्या होता है,
कोई भी चीज़, कभी हम कहते हैं ना कि क्या नाम है, इस चीज़ में प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन रिस्क भी बहुत है, तो वो कहते हैं ना, हम एक लाइन यूज की जाती है, हाई रिस्क हाई गेन। ठीक है, हाई रिस्क हाई गेन। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, किस चीज़ का जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसको हम एक और वर्ड से जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस। ठीक है ना। मान लीजिए आपने अपनी वेल्थ को मैनेज करते हुए आपने क्या किया, आपने सब चीज़ें, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, लेकिन आपके ऊपर आपकी लाइफ का भी रिस्क है। आपने अगर व्हीकल लिया है तो व्हीकल के ऊपर भी हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, कि अगर कभी कभी अगर उसके ऊपर कोई भी क्या नाम है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस होगा, तो वो आपको एकदम से जो उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा वो आपको कहाँ से कवर कर सकते हैं आप उसे इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। ठीक है। रही बात मेडिकल इंश्योरेंस की, देखिए क्या होता है कि हम लोग हमेशा डरा करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेडिकल इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल की क्या ज़रूरत है, हम एकदम ठीक है, हमको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है मेडिकल के लिए। ठीक है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या नाम है, कब आपको जो है कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से जो है आप क्या हो, आपको एकदम से कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ जाए। तो उसके लिए पहले ही हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का एक छोटा छोटा पार्ट जो है वो क्या करते हैं, मेडिकल के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड हमको एकदम से कोई हैवी एक्सपेंस ना करना पड़े। तो अपने इन सभी रिस्क को क्या किया जाता है, हम लोग मैनेज करते हैं। अपने इन सभी रिस्क को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और इन सारे रिस्क के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस। क्या कराते हैं, इंश्योरेंस। तो यहाँ पर इंश्योरेंस ये रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, हमारी वेल्थ का एक पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया आपका, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी, रिस्क मैनेजमेंट भी आपने कर लिया, अब आपको साथ साथ क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यानी मनी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, ये मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, बैंक आपको जो है डीमैट अकाउंट ऑफर करता है, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सर्विसेज जो भी बैंक के द्वारा जो म्यूचुअल फंड्स हैं, सर्विसेज हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर इसी में डिस्कस करेंगे। राइट, अलग अलग प्रोडक्ट्स, बैंक कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, और मनी मार्केट का जो है कौन रेगुलेटर है, क्या बता सकता है कोई, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। ठीक है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर, तो वेल्थ मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का एक मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, वो उसको हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, सबसे पहला जो इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया वेल्थ को मैनेज करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आपकी अपनी ग्रोथ के लिए जो है हमें वेल्थ को मैनेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया, अपना पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ कहाँ करनी चाहिए, और उससे रिलेटेड रेगुलर जो हमको काउंसलिंग मिलती रहे, जो बैंक्स हमको रेगुलर जो है उसके बारे में क्या बताते रहे कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना सही है, या हमें उससे रिलेटेड हमको पूरी की पूरी नॉलेज मिलती रहे। ठीक है। टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, टैक्स प्लानिंग में हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, हम लोग अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो वो सब, ये सब जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स में क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। ठीक है। तो वहाँ पर पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि आप टैक्स में भी जो है अपनी प्रॉपर प्लानिंग करते रहे, प्रॉपर टाइम से टैक्स पे करना। ठीक है। कहाँ पर आपको कितने पॉइंट पर आपको एग्जेम्पशन मिलता है, कितनी इनकम तक आपको जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, और कौन कौन से इसके स्लैब्स हैं, वो सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे, ये टैक्स प्लानिंग में। नेक्स्ट, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। बैंक्स के द्वारा और कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म में। तो ये बेसिकली जो है मैं आपको बता दूं, ये आपका
ये जो था हमारा पूरा का पूरा एक मैंने आपके सामने सिलेबस डिकोड कर दिया है एक शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पर एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में हमको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, और आने वाले टाइम में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इसको और एक एक पॉइंट करके जो है हम और ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।